सांस टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उच्चतम न्यायालय ने सिखों से संबंधित चुटकुलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से इस बारे में उपाय सुझाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने कहा कि वह इंटरनेट के जरिए प्रसारित किए जाने वाले जातिवादी और सांप्रदायिक चुटकुलों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग पर विचार करेंगी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता हरविंदर चौधरी और डीएसजीएमसी के वकील आर.एस. सूरी से कहा कि वे ऐसे उपाय सुझाएं जिससे ऐसे चुटकुलों पर रोक लगाई जा सके। शीर्ष अदालत ने इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। इससे पहले डीएसजीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सूरी ने दलील की थी कि विद्यार्थियों को भी ऐसे चुटकुलों को प्रसारित करने से रोका जाना चाहिए जो किसी समुदाय या राज्य विशेष के लोगों पर आधारित हों। समिति की दलील है कि वे पंजाब, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को निशाना बनाए जाने वाले चुटकुलों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वेबसाइटों पर सिख समुदाय के लोगों को मूर्ख साबित करने वाले चुटकुलों के प्रसारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। खडूर साहिब उपचुनाव में अकाली दल के उम्मीदवार रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ने 65,664 अंतर से वोटें हासिल कर परंपरागत सीट पर कब्जा कर लिया है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह बिट्टू को 17,416 वोट मिले हैं। यहां उपचुनाव में 6 आजाद उम्मीदवारों को बुरी तरह पीछे करते हुए अकाली दल के उम्मीदवार रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। ब्रह्मपुरा को कुल 83,080 वोटें मिली, जबकि दूसरे नंबर पर चल रहे आजाद उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह बिट्टू को 17,416 और सुमेल सिद्धू को 2,243 वोटें मिली। इसके अलावा नोटा को 2,252 वोटें हासिल हुई। आपको बता दें कि 2012 के चुनाव के दौरान कांग्रेस इस सीट पर करीब 3,000 वोट हासिल कर जरूर कामयाब रही थी, लेकिन 1985 के बाद इस सीट पर 6 बार हुए चुनाव में 5 बार अकाली दल ही जीता है। कांग्रेसी विधायक रमनजीत सिंह सिक्की ने पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी की घटनाओं से दुखी होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण ये सीट खाली हो गई थी। जब ये सीट पर उपचुनाव कराने का ऐलान हुआ तो कांग्रेस ने इस सीट का बायकॉट कर दिया और आम आदमी पार्टी भी पीछे हट गई। भविष्य में पठानकोट और दीनानगर जैसे आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पंजाब पुलिस की स्वैट टीम को अब भारतीय सेना ट्रेनिंग दे रही है। सोमवार से शुरू हुई इस ट्रेनिंग के पहले चरण में स्वैट में शामिल 84 पुलिस अधिकारी आतंकवाद विरोधी घातक का ट्रेनिंग कोर्स करेंगे। पुलिस को ट्रेनिंग देने और अन्य सुरक्षा मामलों के लिए पंजाब पुलिस के एडीजीपी M.K. तिवारी और भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के इंचार्ज मेजर जनरल MP सिंह की बैठक में सहमति बनी। सेना ने अपने जालंधर, पठानकोट, जीरकपुर, नाहन स्टेशनों पर पुलिस जवानों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। पंजाब के एडीजीपी HRD एवं सिक्योरिटी M.K. तिवारी ने पंजाब पुलिस के जवानों की सोमवार से शुरू हुई इस ट्रेनिंग की विस्तार से जानकारी दी। इस विशेष ट्रेनिंग में सेना के जवान स्वैट टीम को विस्फोटक सामग्री IED से निपटने से लेकर तोड़फोड़ विरोधी कार्यवाही और आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रशिक्षण देंगे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने सोमवार को DPP-4 इनहिबिटरी एक्टिविटी के साथ मधुमेह के लिए आयुर्वेदिक दवा BGR-34 लॉन्च की। BGR-34 को CSIR, भारत सरकार की लखनऊ स्थित अनुसंधान इकाइयों, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि एवं संगनपोध संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। CSIR NBRI के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AKS रावत ने बताया कि 4 से 5 वर्ष की रिसर्च के बाद इस दवा को तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि मधुमेह रोगी के मरीजों के लिए ये दवा बेहद कारगर साबित होगी। डायबिटीज की आधुनिक दवाओं के कई साइड इफेक्ट होते हैं और वे विषैली भी होती हैं, जबकि BGR-34 खून में चीनी नियंत्रित करती है और दूसरी दवाइयों के हानिकारक असर को कम करती है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। इस दवा की बिक्री के लिए CSIR NBRI ने एमिल कंपनी को अधिकृत किया है। देखिए, इसको बनाने में हमारे 2 लैब्स हैं, NBRI लखनऊ और NBRI में हमारी सिस्टर लैब CSR की CMAP। हाँ, CMAP और NBRI ने मिलकर ये प्रोडक्ट बनाया। इसको बनाने में 4-5 साल लगा है
और फाइनली जिसको हमने लाइसेंस दिया है एमिल फार्मास्यूटिकल को। इसमें जो स्टडी करी है, पहले हमने एनिमल में स्टडी करी है, जिसमें देखा है कि डायबिटिक पेशेंट में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है वो मॉडर्न मेडिसिन के मुकाबले ये उसी का एट पार है। उसको हमने स्टडाइज किया, उसके हमने देखा उसमें सेफ्टी है कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो भी हमने टेस्ट करे हैं। और उसके बाद ह्यूमन में जो है, जो कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल, वो आपका एमिल फार्मास्यूटिकल ने किया है। और जो बताए, जो जैसे कि हम जानते हैं डायबिटीज जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज शुगर लेवल से शुगर बढ़ जाती है, तो जो शुरू में है, जिनको शुरू में पहली बार डिटेक्ट हुआ है, हम चाहते हैं वो हर्बल की तरफ जाए। हर्बल के लिए एक ऐसा स्टैंडर्डाइज फार्मूला है जिसमें कि इसमें वो हर्बल जो कि आपको ग्लूकोज लेवल को बराबर रखेंगी और साथ में इम्यून सिस्टम जो आपको बीमारी लगने की क्षमता होती है वो बढ़ाती है आपको, जिससे ना लगे, तो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है, तो और दूसरी बीमारियां भी नहीं लगेंगी, कहना मतलब है, और साइड इफेक्ट को भी ये रोकती है। तो इसमें दोनों गुण रखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ये ग्लूकोज लेवल भी ठीक रख रही है और आपको बीमारियों से, जो बीमारी है बॉडी के साइड इफेक्ट है, उनसे लड़ने की, उनसे बचाती भी है। बिहार के कटिहार में फौजी जवानों को नक्सलियों ने ट्रेन से अगवा करके 26 किलोमीटर दूर ले जाकर गोली मार दी। घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। शहीद के पिता को पता है कि उनका बेटा शहादत का जाम पी चुका है, पर उनके माथे पर शिकन तक नहीं। शहीद फौजी के पिता ने ये राज अभी अपने सीने में दफन कर रखा है। उन्हें पता है कल शहीद की पत्नी और मां को पता चलेगा तो ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। शहीद फौजी की पत्नी और मां विलाप तो कर रही हैं और भगवान से दुआ भी कर रही हैं कि पत्नी का पति और मां का बेटा सही सलामत घर पर वापस आ जाए, पर उन्हें नहीं पता कि मंजीत शहीद हो चुका है और कल शहीद फौजी का पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले को करीब 2 महीने होने को हैं। वहीं लोकसभा हल्का गुरदासपुर से सांसद को अब याद आई गुरदासपुर की। यहां आज सांसद और अभिनेता विनोद खन्ना पठानकोट हमले में शहीद हुए कुलवंत सिंह और फतेह सिंह परिवार से मिलने उनके गांव में पहुंचे। वहां विनोद खन्ना देरी से आने का कारण खुद को बीमार बता रहे हैं। वहीं ये भी साफ हुआ है कि विनोद खन्ना आज पठानकोट में अपनी राजनीतिक सलाहकार शमिंदर शर्मा की बेटी की शादी में भी शामिल होने आए थे। मैं तो बहुत महीनों के बाद मैं पंजाब आया, अपने हल्के च आया। मेरी तबीयत ख़राब सी बहुत, तो काफ़ी समय बाद मुझे डॉक्टर्स ने इजाज़त दी है जाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अफसोस करने आया हूँ, हमारे जो बच्चे शहीद हुए हैं इस आतंकवाद के हमले में पठानकोट के, बहुत बड़ी शहादत दी है इन्होंने, बलिदान दिया बहुत बड़ा। तो मैं इनके परिवारों से सबसे पहले, मैं अपने घर जाने से पहले इनसे मिलने आया हूँ और बहुत गर्व है हमको अपने जवानों पर। बहुत बहादुरी से सामना किया उन्होंने दुश्मनों का, और हमें तो हमेशा भरोसा रहता है कि हमारे जो भी आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे जब भी कोई ऐसा हमला हमारे ऊपर होता है। ये गुरदासपुर में दूसरी बार हुआ है पिछले कुछ महीनों में, और मैं यही कहूँगा अपने गुरदासपुर के हल्के निवासियों से कि चौकन्ने रहें, हमेशा ध्यान रखें कौन आ रहा है जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से अंदर आ गए थे और ये सब करके चले। जनाब, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं शायद आज आप नहीं आते अगर आपकी साथी सुमिंदर की बेटी की शादी ना होती। मुझे पता था आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे मुझे। आप जैसे लोग ही मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समिंदर की बेटी मेरी बेटी है, ये शादी मेरे परिवार में शादी है। मैं यहाँ नहीं आया हूँ शादी के लिए, मैं आया हूँ अपने हल्के में। मैं इतने महीनों के बाद यहाँ आया हूँ क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक है, और मैं क्योंकि ठीक हूँ इसलिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जो है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी हल्के की है। और ये इत्तेफाक की बात है कि शादी भी है, और शादी भी है हमारे परिवार में शादी है। तो ये कोई ये नहीं है कि मैं इसलिए आया हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो नहीं आता मैं। बोफर्स घोटाले का जिन 30 साल बाद भारत के सिर से उतरने वाला है। कई साल की बातचीत और सौदेबाजी के बाद आखिरकार अमेरिकी सरकार ने सोमवार को 145 अल्ट्रा लाइट M
777 तोपों के लिए 47.68 अरब रुपए का ऑफर रख दिया। यहाँ दिलचस्प ये भी है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की F-16 की डील पर भारत नाराज भी चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी विदेशी सैन्य कार्यक्रम के पेंटागन ने जो स्वीकृति पत्र रक्षा मंत्रालय में दाखिल किया था, उसके आधार पर अगले 180 दिनों में भारत और अमेरिकी सरकारें आमने सामने बैठकर डील फाइनल कर लेंगी। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया, पहला लॉट सीधे भारत भेजा जाएगा, लेकिन 145 BEA सिस्टम द्वारा बनाई गई 145 तोपों को भारत में ही 3 साल तक असेंबल किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डील का 30% यानी करीब 14.30 अरब रुपए भारत में ही इन्वेस्ट किए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 4 साल के दौरान अमेरिका भारत के सबसे बड़े हथियार सप्लायर के रूप में रूस, इजराइल और फ्रांस को पीछे छोड़ चुका है। 2007 से लेकर अब तक भारत और अमेरिका के बीच $13 मिलियन के हथियारों की डील हो चुकी है। दुबई की जेल में बंद 11 दलित पंजाबियों का मामला गर्माता नजर आ रहा है, जिसके चलते ही नौजवानों के परिजनों ने अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात की। नौजवानों के परिजनों ने बताया कि उनके बेटों को एक पठान की हत्या के मामले में दुबई पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें वहां कोई कानूनी सहायता भी नहीं दी जा रही। उधर अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन का कहना है कि वे विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज के साथ इस मामले पर बात कर नौजवानों की रिहाई का बंदोबस्त करेंगे। फिलहाल नौजवानों के परिजन अपने बेकसूर बेटों की रिहाई के लिए सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सुखविंदर सिंह गरेवाल ने उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व रेवेन्यू मिनिस्टर विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुखविंदर सिंह गरेवाल का कहना है कि सुखबीर बादल और मजीठिया उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसके तहत उनके भाई गुरमीत सिंह की पत्नी अमनदीप कौर के जरिए उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज करवाया जा रहा है। गरेवाल ने कहा कि उन्हें सुखबीर व मजीठिया का चैलेंज कबूल है। उप मुख्यमंत्री पंजाब पुलिस को भेजें। वे 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे दिल्ली में भाजपा केंद्रीय कार्यालय के बाहर अपनी गिरफ्तारी देंगे, ऐसा कहा गरेवाल ने। उधर इस मामले में सोमवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में बरनाला निवासी अमनदीप कौर ने बताया कि उनकी शादी 2012 में गुरमीत सिंह गरेवाल निवासी भूखड़ी कला के साथ हुई थी। शादी के समय सोने के जेवरात के अलावा गुरमीत के बैंक खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अमनदीप का कहना है कि शादी से पहले उन्हें गुरमीत की पहली शादी के बारे में बताया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि गुरमीत की ये तीसरी शादी है। अमनदीप ने कहा कि इस संबंध में जब उसने ससुराल वालों से पूछा तो उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। अमनदीप ने आरोप लगाया कि उसके जेठ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। इसके जवाब में ही गरेवाल ने सुखबीर बादल व विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर पलटवार किया। गरेवाल ने इस बाबत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र भी भेजा है। उसमें लिखा है कि उनके भाई गुरमीत सिंह का अपनी पत्नी अमनदीप कौर बरनाला के साथ करीब 2 साल से घरेलू झगड़ा चल रहा है। वे अपने मायके में रह रही हैं। तब से अमनदीप कौर ने न तो पुलिस के 100 नंबर पर, न ही किसी थाने में रपट या शिकायत की, न ही कोई मेडिकल रिपोर्ट, न ही कोई कचहरी केस। फिर उन्हें क्यों तंग किया जा रहा है? बटाला इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेसी नेता कुलदीप सिंह काहनू ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। बटाला में सुच्चा सिंह छोटेपुर की उपस्थिति में काहलू आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही काहलू ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार के दोष लगाए। इस दौरान संबोधन करते सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की देश बचाओ नीतियों से प्रभावित होकर बिना किसी लालच के आम में धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इनकलाबी, त्यागी और पंजाब को तरक्की की तर्ज पर लाने वाली लोगों की पार्टी है। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी बने काहलू का कहना है कि वे बिना किसी लालच से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। पंजाबी फिल्मों के हास्य कलाकार बीनू ढिल्लों ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी आप अन्य राजनीतिक दलों से अच्छा कार्य कर रही है। ढिल्लों आज यहाँ पंजाबी फिल्म चन्नो के प्रमोशन के लिए आए थे। ये फिल्म 19 फरवरी को रिलीज हो रही है। पंजाब के हास्य कलाकारों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के संबंध में पूछने पर ढिल्लों ने कहा कि निश्चित ही आप पार्टी अच्छा कार्य कर रही है। इसके नेताओं में वीआईपी संस्कृति नहीं है। उल्लेखनीय है कि पंजाब कलाकार भगवंत मान के पश्चात हास्य कलाकार गुरप्रीत सिंह गुग्गी भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए।
ढिल्लों ने कहा कि कलाकार का कार्यक्षेत्र इतना विशाल होता है कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के पश्चात दोनों में सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाता है। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें भी कई राजनीतिक दलों में शामिल होने के लिए संपर्क किया था, लेकिन वे शामिल नहीं होना चाहते। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं और हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस समय साहित्यिक चोरी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो फिल्मों की पायरेसी बंद कराए। इससे पहले उन्होंने अपनी नई फिल्म चन्नू के बारे में बताया। ये फिल्म एक गर्भवती महिला का भावात्मक सफर है जो अपने खोए हुए पति को 7 समुंदर पार अपने बचपन की दोस्त की मदद से ढूंढ लेती है। नीरू बाजवा के साथ बीनू ढिल्लों, राणा रणबीर और अन्य कलाकारों ने फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। देशद्रोह मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर SR गिलानी को गत रविवार देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज गिलानी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन पर प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र विरोधी नारेबाजी करने का मामला दर्ज है। गिलानी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें दिल्ली के RML अस्पताल ले गई, जहां उनका मेडिकल करवाया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिलानी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे संसद मार्ग थाने में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि JNU में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी को लेकर पहले से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को 2 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। गिलानी पर आरोप है कि उन्होंने 10 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी के मौके पर प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और वहां देश विरोधी नारे लगाए थे। नारे लगाने वालों में कथित रूप से गिलानी भी शामिल थे। पुलिस ने उनके खिलाफ IPC की धाराओं 124A, 120B, 149 और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि उसने मीडिया के क्लिप का स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की थी। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि गिलानी पर इसलिए मामला दर्ज किया गया कि उन्हें समारोह का मुख्य आयोजक माना गया था। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से संपर्क साधने की कोशिश की है। PM मोदी ने मंगलवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, पठानकोट आतंकी हमले और JNU विवाद जैसे मसलों पर संसद में विरोधी दलों के शोर की संभावना के बीच PM इस औपचारिक बैठक से पहले ही विपक्ष का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। अगले सप्ताह शुरू होगा बजट सत्र। अगले सप्ताह शुरू हो रहे बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर विचार करना इस बैठक का अहम मकसद है। बीते 2 सत्रों का ज्यादातर समय हंगामे की भेंट चढ़ गया था। विपक्ष और खासकर कांग्रेस के निशाने पर हमेशा रहने वाले PM मोदी ने इस तरह की पहली बैठक बुलाई है। कांग्रेस उन पर लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार टकराव के मूड में है और दूसरे दलों को भरोसा दिलाने में नाकाम रही है। 23 फरवरी से शुरू होकर 3 महीने तक चलने वाले इस बजट सत्र में सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर GST विधेयक रहने वाला है। GST विधेयक राज्यसभा में लंबित है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है वे GST पर गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस को गंभीरता के साथ नहीं ले रही। PM मोदी की ओर से प्रमुख राजनीतिक दलों की लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। सरकार का कहना है कि सर्वदलीय बैठक नहीं है। इस सत्र में सरकार जिन विधेयकों को पेश करना चाहती है उन पर इस बैठक में चर्चा नहीं होगी। PM मोदी दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों का सहयोग मांगेंगे।